नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सामयिक के घटनाक्रम। ये आपके करंट अफेयर्स की क्लास है और आगे आने वाले एग्जामों में आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कभी कृपया ध्यान से देखें। चलते हैं। अभी ये सबसे बड़ी पहले मोटिवेशन देखते हैं। खुद पर विश्वास रखो, तुम वो कर सकते हो जो तुम सोचते हो। आप अपने पर विश्वास रखेंगे कि मुझे ये करना है तो कर सकते हो। अगर आपका विश्वास ही है, अगर वो डगमगाया तो आप वो चीज़ें नहीं कर सकते। तो खुद पर विश्वास रखिए। जो आप तुम वो कर सकते हो जो तुम सोचते हो। आप जो वो काम कर सकते हैं, करने वाला कोई अलग नहीं होता, हम ही में से एक होता है। पहला है, कनाडा ने अमेरिकी वस्तुओं पर लगाए गए प्रतिशोधात्मक शुल्कों को हटाने की घोषणा की है। हमें पता है कि कनाडा ने अमेरिका पर भी कुछ शुल्क लगाए हैं, क्योंकि अमेरिका ने कनाडा पर लगाया था। ये दोनों देश एक दूसरे के, अभी ट्रम्प जी हैं, हर कंट्री के साथ टैरिफ प्लान खेल रहे हैं। तो उन्होंने कनाडा पर लगाया था, कनाडा ने भी अमेरिका पर लगाया था। तो अभी कनाडा ने अमेरिका पर से कुछ प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने घोषणा की कि कनाडा कुछ अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए प्रतिशोधात्मक शुल्क हटा रहा है। हालांकि स्टील, एल्युमिनियम और ऑटोमोबाइल पर शुल्क फिलहाल जारी रहेगा। इन्होंने एल्युमिनियम और स्टील पर भी शुल्क लगा रखा है, क्योंकि अमेरिका ने इन पर लगा रखा है। उन्होंने कहा कि कनाडा 2020 के मुक्त व्यापार समझौता, इन्होंने एफटीए किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2020 में अमेरिका के साथ किया था। उसके तहत ही वही छूट देगा जो अमेरिका ने कनाडाई वस्तुओं को दी है। जो अमेरिका ने भी उन वस्तुओं को दिया है, तभी ये छूट देंगे। यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया है। इससे दोनों देशों के जो संबंध है, व्यापारिक संबंध अच्छे होंगे। कार्ने ने स्पष्ट किया कि स्टील, एल्युमिनियम और ऑटोमोबाइल्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर शुल्क फिलहाल बरकरार रहेंगे, क्योंकि इन पर अभी अमेरिका और कनाडा के बीच नई वार्ताएं जारी हैं। इस पर बातचीत अभी हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय दोनों देशों के बीच आर्थिक तनाव कम करेगा। इससे इकोनॉमिक जो टेंशन है वो कम होगा और भविष्य में नई व्यापारिक संभावनाओं को खोलेगा। यह कदम ट्रंप प्रशासन के साथ नए व्यापारिक रिश्ते बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, ये हैं डीके शिव कुमार, ने विधानसभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गीत गाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गीत इन्होंने विधानसभा में गाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गीत। कर्नाटक विधानसभा में शुक्रवार को एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डी के शिव कुमार ने अचानक आरएसएस का प्रार्थना गीत, उन्होंने आरएसएस का प्रार्थना गीत है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। तो इन्होंने इस गीत को, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, आरएसएस का है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राष्ट्रीय गीत है, उन्होंने विधानसभा में ही गाना शुरू कर दिया। यह प्रसंग उस समय आया जब चिन्ना स्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ की घटना पर चर्चा हो रही थी। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भगदड़ हुई थी, इसमें 11 लोगों की जान चली गई थी, उस पर चर्चा हो रही थी। उसी समय उन्होंने ये गीत गुनगुनाने लगे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। भाजपा विधायकों ने शिव कुमार पर आरोप लगाया कि वे इस भगदड़ के उकसाने वाले हैं। जो भाजपा के नेता थे, उन्होंने कांग्रेस के नेता पर आरोप लगाया कि उन्होंने भगदड़ को उकसाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने आरसीबी टीम के स्वागत के दौरान हवाई अड्डे से स्टेडियम तक यात्रा में जोश बढ़ाते हुए लगातार कन्नड़ ध्वज लहराया। और आरसीबी जो जीती थी आईपीएल, उसके सम्मान में ही प्रोग्राम किया जा रहा था, तो उन्होंने कन्नड़ ध्वज को फहराया था। इन आरोपों के बीच शिव कुमार ने अचानक गीत गाकर सबको चौंका दिया। ये आरोप अभी लगा ही रहे थे, तभी उन्होंने गीत गा दिया, राष्ट्रीय गीत। घटना ने सदन का माहौल एक क्षण के लिए गंभीर सा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में आधार कार्ड जारी करने पर क्या निर्णय लिया और उसका मुख्य कारण क्या बताया। इन्होंने आधार कार्ड जारी करने पर एक निर्णय लिया है। क्या लिया है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, यह है हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। इन्होंने घोषणा की कि राज्य में अब केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और चाय बागान श्रमिकों को ही आधार कार्ड जारी किया जाएगा। आधार कार्ड इनके यहाँ असम में बनाना है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और चाय बागान श्रमिकों को ही आधार कार्ड जारी किया जाएगा। अन्य वयस्कों के लिए आधार कार्ड पंजीकरण रोक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसका कारण घुसपैठियों और बांग्लादेशियों की मौजूदगी बताया। हम अभी जानते हैं कि ये असम के मुख्यमंत्री बीजेपी शासित एक राज्य है और ये अपने यहाँ घुसपैठियों और बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करके भगाने के काम में काफ़ी आगे काम कर रहे हैं। तो इन्होंने अभी आधार कार्ड जारी करते समय उन्होंने घोषणा कर दिया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति और चाय बागान श्रमिकों को ही करेंगे, जो वयस्क हैं उनको आधार कार्ड जारी नहीं करेंगे। यह कदम ऐसे समय आया है जब असम सरकार ने हाल ही में एक नई नीति पेश की थी, जिसके तहत स्वदेशी असमियों की संवेदनशील और दूरदराज क्षेत्रों में हथियार लाइसेंस देने में आसानी की जाएगी। उन्होंने इससे पहले उन्होंने एक नीति निकाली है जिसमें स्वदेशी असमिया हैं उनको दूर दराज जो क्षेत्रों में रहते हैं उनको लाइसेंसी हथियार देने की नियम को और इजी किया जाएगा ताकि वो हथियार ले सके। दिलचस्प बात यह है कि ये क्षेत्र वहीं बताए गए हैं जहां बंगाली भाषी मुस्लिम की संख्या अधिक है। अब ये उन्होंने जो एयर मार्क किया है उस इलाके को किया है जहाँ पे बंगाली भाषा में बात करने वाले मुस्लिम अधिक हैं, उन क्षेत्रों की ही बात किए हैं। सऊदी नागरिक, एक सऊदी के आम नागरिक हैं महेर फहद अल दलबाही। महेर फहद अल दलबाही ने एक वीरता दिखाई जिससे यहाँ के शासक ने उन्हें किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा है। सऊदी अरब के महेर फहद अल दलबाही ने अपनी साहसिक पहल से दर्जनों लोगों की जान बचाकर देश भर में मिसाल कायम की है। शुक्रवार को अल जसम अल दवालदमी गवर्नमेंट रियाद से 300 किलोमीटर दूर पशु चारे से लदा एक ट्रक अचानक आग की चपेट में आ गया। स्थिति भयानक तब हो गई जब ट्रक का चालक वाहन छोड़कर भाग गया और वह गैस स्टेशन के पास खड़ा था। ऐसे में अल दलबाही जो अपने घर लौट रहे थे ने खतरे को भांपते हुए जलते हुए ट्रक को संभाला और उसे खुले क्षेत्र की ओर ले गए। उनकी इस साहसी कार्रवाई से संभावित बड़े विस्फोट और जनहानि से बचाव हुआ। इस अदम्य साहस के लिए सऊदी सरकार ने उन्हें किंग अब्दुल अजीज मेडल इनका प्रथम श्रेणी में से सम्मानित किया और 1 मिलियन सऊदी रियाल करीब 2.3 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार भी दिया। उनका किंग अब्दुल अजीज मेडल से सम्मानित किया। भारत का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक लॉन्च होने की योजना है? भारत अंतरिक्ष स्टेशन, इसका मॉड्यूल 2028 तक प्रक्षेपित करने की योजना है। 2028 तक, 25 चल रहा है, 28 तक इन्होंने प्रक्षेपित करेंगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को, जबकि 2035 तक इसके 5 मॉड्यूल स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह के अवसर पर इसरो ने शुक्रवार को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल का मॉडल प्रस्तुत किया।
भारत का यह महत्वाकांक्षी मिशन 2028 तक अपने पहले मॉड्यूल को अंतरिक्ष में भेजने की योजना पर काम कर रहा है। वर्तमान में केवल 2 देश अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS और चीन का तियांगगोंग स्पेस स्टेशन कक्षा में प्रयोगशाला संचालित कर रहे हैं। इसरो का लक्ष्य है कि 2035 तक 5 मॉड्यूल वाले पूर्ण अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की जाए। 2035 तक उसको पूर्ण कर लिया जाए, 5 उसमें मॉड्यूल रहेंगे। पहला मॉड्यूल BAS-01 होगा जिसका वजन 10 टन होगा और इसे पृथ्वी से 450 किलोमीटर ऊंचाई पर निम्न कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसकी ऊंचाई होगी पृथ्वी से 450 किलोमीटर। इसमें स्वदेशी पर्यावरण नियंत्रण व जीवन समर्थन प्रणाली, भारत डॉकिंग सिस्टम, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान के लिए मंच और अतिरिक्त अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए एयरलॉक जैसी सुविधाएं होंगी। यह भारत को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला कदम होगा। थैंक यू।